आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक्लो प्लस ट्रॉन। साइक्लो का अर्थ होता है साइक्लिंग करना, मतलब बार बार घुमाना, और ट्रॉन कहने का मतलब है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब कोई भी धन आवेशित कण। ठीक, इसमें क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग धन आवेशित कण जैसे कि प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, इन आयनों को क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। उच्च ऊर्जा तक त्वरित कहने का मतलब है कि उसको बार बार हम लोग साइक्लिंग कराते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या अधिक होती है, इसलिए। ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसका जो आविष्कार है सन 1934 में E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन ने किया था। जब किसी धन आवेशित कण को हम लोग प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराते हैं तो वह क्या होता है, त्वरित होता है, और अत्यधिक ऊर्जा क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कण की परिक्रमण की आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अब हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन की संरचना। तो साइक्लोट्रॉन की संरचना में डी आकार के दो अर्धवृत्ती धात्विक कक्ष होते हैं। ये हुआ डी आकार के दो वृत्ती धात्विक कक्ष, जिसको हम लोग डीस कहते हैं। इसको कहा जाता है D1 और इसका नाम देते हैं D2। और दोनों डीज को हम लोग एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के मध्य, जैसे विद्युत चुंबक रखेंगे तो विद्युत चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N और S। तो ये जो हमारा डीज है, इसको हम लोग दो क्या करते हैं, विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखते हैं। निर्वात कक्ष में इस प्रकार रखते हैं कि उनके तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तथा उनके बीच क्या हो, थोड़ा सा गैप हो, और जो आवेशित करने वाला कण है उसको हम लोग यहाँ पर इसके केंद्र पर रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग प्रोटॉन। दोनों डीज का संबंध हम लोग उच्च आवृत्ति और उच्च वोल्टेज के दोलित्र से कर देते हैं। ये दोनों डीज है, इसका संबंध हम लोग कर देते हैं एक दोलित्र से, उच्च आवृत्ति के और उच्च वोल्टेज के। इसकी आवृत्ति 10⁻⁷ हर्ट्ज तक परिवर्तित होती है तथा वोल्टेज 10⁻⁴ से 10�5 वोल्ट के क्रम में होता है। त्वरित धन आवेशित कण को एक विक्षेपक प्लेट की सहायता से एक खिड़की से हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे ये कण है, त्वरित होगा तो इस प्रकार से ये त्वरित होगा, इसको हम लोग एक विक्षेपक प्लेट की सहायता से क्या करते हैं, एक खिड़की से बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग W करके W से प्रदर्शित किए हैं। इस पूरी व्यवस्था को हम लोग एक निर्वात कक्ष में, जहां 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर पारा के क्रम का निर्वात होता है, रखते हैं ताकि आयन वायु के अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा न खो सके। इसके बाद है इसकी कार्यविधि। तो मान लेते हैं किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित जो आयन स्रोत है, यहाँ पर M द्रव्यमान और Q आवेश का धन आयन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर से ये गति करना स्टार्ट करेगा तो इसका एरो का निशान कैसे होगा, इस ओर, और इधर का नीचे की ओर। यदि इस क्षण मान लेते हैं कि जो हमारा D1 है वो ऋणात्मक विभव पर तथा जो D2 है वो धनात्मक विभव पर,
तो क्या होता है, ये जो धन आयन यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है, ये D1 के अंदर प्रवेश करता है। ज्यों ही धन आयन D1 के अंदर प्रवेश करता है, उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। किंतु इस समय धन आयन पर उसकी गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण धन आयन वृत्तीय गति करने लगता है। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो कैपिटल B है, धन आयन का वेग है वो v है। तब धन आयन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल को F से प्रदर्शित करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, QB, B के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह बल धन आयन को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और यदि मान लेते हैं वृत्तीय मार्ग है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, तब अभिकेंद्र बल को भी F से प्रदर्शित करते हैं। और अभिकेंद्र बल इक्वल टू क्या होता है, मान इसका mv² अपॉन r। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, QVB इक्वल टू mv² अपॉन r। अगर यहाँ पर से r का मान निकालेंगे तो r का मान हमारा क्या निकलेगा, r इक्वल टू एक v यहाँ पर से कट जाएगा तो क्या निकलेगा, mv अपॉन QB, ये निकला त्रिज्या r का मान। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यदि हम लोग मान लेते हैं कि द्रव्यमान, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र B का मान नियत हो, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, R अनुक्रमानुपाती V। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम लोग मानते हैं यदि किसी भी डीज में धन आयन को अर्धवृत्तीय पथ तय करने में लगा समय t हो, ठीक, अर्धवृत्तीय पथ तय करने में लगा समय क्या हो, स्मॉल t हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बराबर निकालेंगे। तो वेग बराबर हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, वेग v इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी, कितनी दूरी ये तय करेगी, क्या बोलते हैं, यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का, इंटू उसकी त्रिज्या, इतनी दूरी तय करेगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पाई r अपॉन समय क्या लगेगा हमारा t, या फिर यहाँ पर से अगर हम लोग t बराबर निकालें तो क्या निकलेगा, पाई r अपॉन v, इतना निकलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर से जो इक्वेशन नंबर 3 से r का मान निकाले हैं उसको यहाँ पर रख देंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन v इंटू r का मान क्या है, mv अपॉन QB, ठीक। या फिर t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई m अपॉन QB, क्योंकि v और v कट जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ये किसका मान निकला हमारा, t का। तो इक्वेशन नंबर 4 से स्पष्ट है कि किसी भी डीज में धन आयन को गति करने में लगा समय वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और धन आयन के वेग पर निर्भर नहीं करता। धन आयन को प्रत्येक डीज में गति करने में समान समय लगता है। किसी भी डीज में गति करने के पश्चात जो ही ये जो हमारा धन आयन है गैप में पहुंचता है, वह पुनः ही विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। और दोलन में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जो ही धन आयन एक डीज, मान लेते हैं D1 से बाहर निकलकर अगले डीज D2 ऋणात्मक विभव पर आता है, तो धन आयन अगले डीज की ओर त्वरित हो जाता है और बढ़ी हुई चाल से उसके अंदर प्रवेश करता है। इक्वेशन 1 के अनुसार v का मान बढ़ने से r का मान भी बढ़ जाता है, अतः धन आयन अधिक त्रिज्या के मार्ग में वृत्तीय गति करता है, किंतु उसे उस डीज के अंदर गति करने में उतना ही समय लगता है। यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जो ही धन आयन गैप में पहुंचता है, अगले डीज का विभव ऋणात्मक हो जाता है, जिससे धन आयन त्वरित होता चला जाता है। जब डीज में गति करता हुआ धन आयन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे एक विक्षेपक प्लेट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, डीज में बनी खिड़की विंडो से बाहर निकाल दिया जाता है। तो
तो अब हम लोग अगला निकालेंगे धन आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो मान लो जब धन आयन अधिकतम त्रिज्या को हम लोग आर मैक्सिमम से प्रदर्शित किए हैं, आर मैक्सिमम के वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तब उसका अधिकतम चाल या वेग को हम लोग वी मैक्सिमम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तब उस स्थिति में क्या होगा, हम लोग ये जो हमारा निकला था इसमें क्या कर देंगे, वी मैक्सिमम और आर मैक्सिमम लगा के लिख देंगे। तो हमारे पास कैसे निकलेगा ये, क्यू वी मैक्सिमम बी इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर अपॉन आर मैक्सिमम। ठीक, उस समीकरण में मैक्सिमम लगा के लिख दिए। यहाँ पर से हम लोग को वी मैक्सिमम अधिकतम वेग का मान कितना प्राप्त होगा, बी क्यू आर मैक्सिमम अपॉन एम, एक वी और एक वी यहाँ पर से कट जाएगा, इतना प्राप्त होगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई मैक्सिमम से। तो ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या प्राप्त हो, क्या गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर हम लोग अधिकतम वेग का यूज कर रहे हैं तो v मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस वाले समीकरण से v का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, e मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 क्या है v का मान हमारा, b q r मैक्सिमम अपॉन स्मॉल m का स्क्वेयर, इतना प्राप्त होगा। या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ई मैक्सिमम इक्वल टू b² q² आर मैक्सिमम स्क्वेयर अपॉन 2m। तो ये क्या है हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो धन आयन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा अधिकतम उस समय होती है जबकि अधिकतम गतिज त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में अर्थात डीज की परिधि के पास गति कर रहा होता है। अगला हम लोग निकालेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। तो साइक्लोट्रॉन इस शर्त पे कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर मतलब विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को धन आयन की परिक्रमा की आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की इस आवृत्ति को हम लोग साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। यदि दोलायमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल कैपिटल टी हो तो प्रत्येक डीज की ध्रुवता मतलब एक डीज अर्ध है तो वहाँ पर जो हमारा दोलन है वो क्या लग जाएगा, T/2 के पश्चात क्या होगी, बदलेगी। यदि किसी भी डीज में धन आयन की अर्धवृत्तीय पथ को परिक्रमा करने में लगा समय क्या हो, स्मॉल टी, तो ये स्मॉल टी किसके बराबर होगी, T/2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर से कैपिटल टी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2t। ठीक, इतना निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, जो हमारा समय का मान निकला था इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पे इस मान को यहाँ पे रख देंगे तो हमको t इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 2πm/qb, इक्वेशन नंबर 6। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति को हम लोग fc से प्रदर्शित करते हैं। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति इक्वल टू होती है, आवृत्ति इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम 1/t। t का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या प्राप्त होगी, qb/2πm। तो ये क्या है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। तो साइक्लोट्रॉन में आप लोग इतना टॉपिक याद रखोगे। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम, साइक्लोट्रॉन की संरचना, साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि, धन आयन अधिकतम ऊर्जा के लिए व्यंजक और साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक, और साथ में साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। तो साइक्लोट्रॉन की सीमाएं में पहला पॉइंट है, साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कण जैसे कि न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका पॉइंट है, साइक्लोट्रॉन की सहायता से भारी कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित किया जाता है। इसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, अतः थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होने पर भी वे अत्यधिक वेग में चलने लगते हैं। फलस्वरूप उनकी आवृत्ति दोलायमान विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति के बराबर नहीं हो पाती।
साइक्लोट्रॉन की सीमाएं का तीसरा पॉइंट है, इसकी सहायता से धन आयनों की चाल को एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ये सब पॉइंट आप लोग साइक्लोट्रॉन में याद रखोगे। और साइक्लोट्रॉन का यूज़ जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में, नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, ठोसों में आयनों को रोपित करने, उनके गुणों में सुधार करने में, ये सब चीज़ में साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है।